हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज का अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। ऐसा टॉपिक है साइंस में, बायो में आता है ये, जहां से एग्जामिनर लगातार अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। मतलब आपको बोल सकता हूं मैं कि एक दो क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप एसएससी एग्जाम ले लो, रेलवे एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट वो कंटेंट डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। दोस्तों, जितना मैं आपको बताऊंगा बस उतना अच्छे से कर लेना। इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, देन फिर हम क्वेश्चन आंसर सेट लगाने वाले हैं। वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो अभी 2-3 सालों के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। ओके, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। एक और चीज, इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ और इस सीरीज के सभी वीडियो की डिटेल पीडीएफ और मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने आपको मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। जिन भी बच्चों ने एनरोल कर रखा है, आपको कोर्स के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। जिन भी बच्चों ने अगर 100 आवर जीएस का मेरे कोर्स को एनरोल नहीं करा है तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। सुपर कंटेंट आपको उसके अंदर मिल जाता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी ज्वाइन करने का ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए सीधे अब सेशन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, शरीर का कंट्रोल सेंटर। तो क्या होता है ये फ्रेंड्स? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये बिल्कुल हमारे फोन के इंटरनेट जैसा है। मैसेजेस भेजना, प्राप्त करना और हर एक्टिविटी को कंट्रोल करना इसका काम है। अब बात करते हैं न्यूरॉन की। ये हमारे नर्वस सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसे आप एक छोटा सा पोस्टमैन समझ लीजिए। हमारा पूरा नेटवर्क इन्हीं न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलग अलग पार्ट्स को बहुत ही आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं। इसमें पहला नाम आता है डेंड्राइट्स। ये न्यूरॉन के एंटीना है। इनका काम बाहरी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करना होता है। इनकी ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, जिसे हम आर्बोराइजेशन कहते हैं, सिग्नल पकड़ने की कैपेसिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो डेंड्राइट्स बेसिकली न्यूरॉन के एंटीना। दूसरा नाम आता है सेल बॉडी। इसे साइटन भी कहते हैं। ये न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर होता है जहां पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तीसरा नाम आता है एक्सॉन। ये संदेश को आगे भेजने वाली लंबी सड़क है जिसे इंफॉर्मेशन हाईवे के तौर पर जाना जाता है। चौथा नाम आता है सिनेप्टिक नोब्स। ये एक्सॉन का बिल्कुल लास्ट एंड होता है, अंतिम छोर होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके मैसेज को आगे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। तो क्लियर हो गया आपको? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले मैसेज आता है डेंड्राइट्स के पास। ये न्यूरॉन के रिसीविंग हैंड्स होते हैं जो बाहर से सिग्नल को लपक लेते हैं। फिर सेल बॉडी के पास जाता है सिग्नल। ये न्यूरॉन का हेड ऑफिस है। यहाँ पर मैसेज को चेक किया जाता है और आगे भेजने के लिए तैयार किया जाता है। तीसरा नंबर आता है एक्सॉन का। यह हमारे शरीर का हाई स्पीड वायर। सेल बॉडी से मैसेज इसी लंबे रास्ते पर बिजली की रफ्तार से दौड़ता है। एंड तीसरा सिनेप्टिक नॉब्स। आखिरी में मैसेज पहुंचता है इसके पास में एक्सॉन के आखिरी छोर यानी सिनेप्टिक नॉब पर। यह न्यूरॉन के डिलीवरी बॉयज की तरह है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके मैसेज को अगले न्यूरॉन के हाथ में थमा देता है। सिंपल फंडा है। मैसेज रिसीव हुआ, प्रोसेस हुआ, फिर मैसेज भागा एंड आखिरी में डिलीवर हो गया। सिंपल फ्लो है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहां पर दोस्तों न्यूरॉन के बारे में एक चीज बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। इसमें सेल डिवीजन जो है वो नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। इसलिए अगर न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो उसका रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही मुश्किल होता है। न्यूरॉन्स के बीच मैसेज एक्सचेंज के इस जादुई जाल को केमिको-मैग्नेटिक वेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिको-मैग्नेटिक वेब। दो न्यूरॉन्स जहां पर मिलते हैं उस जंक्शन को सिनेप्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। हमारे शरीर में 3 तरीके के न्यूरॉन्स अपना नेटवर्क चलाते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन। ये सिग्नल को बॉडी से ब्रेन की तरफ ले जाते हैं। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। ये ब्रेन से मसल तक आदेश पहुंचाते हैं। एंड तीसरा होता है कनेक्टर न्यूरॉन। ये सेंसरी और मोटर के बीच लिंक का काम करते हैं, इसलिए इन्हें मिक्स्ड सेल भी कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब ब्रेन की, शरीर का बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर। क्या आप जानते हैं यहां पर कि हमारे शरीर का सबसे फैटी ऑर्गन कौन सा है? बिल्कुल, हमारा ब्रेन ही सबसे फैटी ऑर्गन है। इसमें लगभग 65 to 70% फैट होता है। अगर वजन की बात करें तो मेल में इसका वजन होता है लगभग 1350 से 1450 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस फैक्ट से रिलेटेड। अच्छा, एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज, एपिलेप्सी जो बीमारी होती है वो सीधे हमारे ब्रेन सेल से जुड़ी हुई होती है। एपिलेप्सी, इसको बहुत सिंपल शब्दों में बता दूं आपको मैं कि हमारा दिमाग करोड़ों न्यूरॉन से बना हुआ है जो एक दूसरे को छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने का काम करते हैं। जब ये सिग्नल अचानक से बहुत तेज या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो इंसान को सीजर पड़ता है, मतलब दौरा पड़ता है। अगर किसी को बार बार ऐसे दौरे पड़ते हैं तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी कहा जाता है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं ब्रेन के सुरक्षा कवच की। देखिए इतना नाजुक ऑर्गन है, उसको सुरक्षा देने के लिए ऊपर 3 परतें होती हैं, 3 लेयर होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मेनिन्जेस कहते हैं। बाहर से अंदर की तरफ इनका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सबसे बाहरी और सबसे मजबूत परत कौन सी होती है? ड्यूरामेटर होती है। कौन सी होती है? ड्यूरामेटर। बीच की परत होती है अरिकनाइट की, जो कि मकड़ी के जाले जैसी दिखाई देती है। और सबसे अंदरूनी परत जो होती है, जो ब्रेन की सरफेस से चिपकी हुई होती है, उसको बोलते हैं पियामेटर। क्या बोलते हैं? पियामेटर। तो इनका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अब बात करते हैं सेरेब्रम की। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। आपकी मेमोरी, सोच समझ और हर फैसला यहीं से होता है। इसे समझने के लिए हमने इसे 4 लोब्स में बांटा है। पहला फ्रंटल, जो आपकी प्लानिंग और थिंकिंग में मदद करता है। दूसरा आता है पेराइटल, जो आपको पढ़ने लिखने में हेल्प करता है। याद रखिएगा, डिस्लेक्सिया जो बीमारी होती है इसी लोब से जुड़ी हुई होती है, पेराइटल से। तीसरा आता है टेम्पोरल, इसका काम है सुनना और बातों को याद रखना। एंड चौथा आता है ऑक्सीपिटल, इसका काम है आपको विजन यानी देखने की क्षमता देना। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रम। यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आगे देखिए, हमारे ब्रेन की हाई स्पीड डिस्क किसे कहते हैं उसकी बात करें, वो है हिप्पोकैम्पस। आपकी सारी यादें, मेमोरी यहीं पर ही स्टोर होती है। अगर ये डैमेज हो जाए तो अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है। वहीं पीछे की तरफ एक छोटा दिमाग होता है जिसे सेरेबेलम कहते हैं या फिर ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। इसका काम है आपके शरीर का बैलेंस बनाना और आपके चलने फिरने को कंट्रोल करना। बीच के हिस्से में आते हैं तो बीच के हिस्से को मिड ब्रेन कहते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, जो हमारे देखने और सुनने के रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। इसे ही लोग सिक्स सेंस भी कहते हैं। अंत में आता है फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस, जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यहीं से ऑक्सीटोसिन जैसा लव हार्मोन निकलता है। एंड में बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की। ये दिमाग की वो डायरेक्ट हॉटलाइंस है जो सीधे ब्रेन से निकलकर आपकी आंखों, नाक और कानों तक जाती हैं। इनकी संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, कुल 12 जोड़े होती है। कितनी? 12 जोड़े। इसलिए पेयर्स इसलिए होती है क्योंकि ये चेहरे के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट मैसेज पहुंचाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को क्लियर रखिएगा। यहां तक हमने नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन की बेसिक वर्किंग को समझा, ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग हिस्से और उनके काम की बात करी। अब हम कान यानी ईयर से जुड़ी जरूरी फैक्ट को डिस्कस करेंगे, फिर दिमाग से जुड़ी बीमारियां और उनको ठीक करने वाले विटामिन्स की, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम को समझ लिया। अब उस सेंसरी नेटवर्क की बात हो रही है जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने के लिए हमारे कान बहुत ही जरूरी हैं। कान के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे क्या बोलते हैं? कोक्लिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोक्लिया। ये घोंगे की तरह दिखने वाला भाग सीधे हमारी हियरिंग यानी सुनने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही जरूरी कान के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? कोक्लिया कहलाता है। इसके बाद नर्वस सिस्टम की डिसीज डिस्कस करें। अगर हमारे शरीर के इस नर्वस सिस्टम यानी कि इस जटिल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में अगर कोई दिक्कत आ जाए, तब कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो एग्जाम में अभी लगातार पूछी जा रही है। पहला आता है टे सेक्स डिसीज। ये तब होती है जब बॉडी में लिपिड यानी फैट को पचाने वाले एंजाइम की कमी हो जाए। ध्यान रखिएगा, बॉडी में लिपिड यानी फैट को पचाने वाले एंजाइम की कमी हो जाती है। इसकी वजह से नर्वस सिस्टम की सेल में कचरा जमा होने लगता है। दूसरा है कुशिंग सिंड्रोम। यह तब होता है जब शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसमें अचानक वेट गेन होना और त्वचा का बहुत ही पतला होना जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद ब्रेन की डाइट यानी फ्यूल की बात करते हैं। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही हमारे इस बायोलॉजिकल सीपीयू यानी ब्रेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ खास फ्यूल की जरूरत होती है। इसमें पहला नाम आता है विटामिन B1। अगर इसकी कमी हो गई तो बेरी नाम की बीमारी हो सकती है, जो सीधे आपके नर्व्स को कमजोर कर देती है। दूसरा नाम आता है विटामिन B12। ये आपके आरबीसी और डीएनए का ख्याल रखता है, आपकी नर्व्स को हमेशा जवान बनाए रखता है। तीसरा नाम आता है फॉलिक एसिड। ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि यह बच्चे के जन्म के समय होने वाले ब्रेन और स्पाइनल के बर्थ डिफेक्ट्स यानी जन्मजात कमियों को रोकता है, फॉलिक एसिड। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर जो महिलाएं होती है उनको फॉलिक एसिड की मेडिसिन दी जाती है। तीसरा आता है एमिनो एसिड। हमारे शरीर में एक खास एमिनो एसिड होता है जिसका नाम है फेनिलएलनिन। इसे आप कच्चा माल समझ लीजिए, जिससे डोपामाइन और थायरोक्सिन जैसे जरूरी तत्व बनते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से अभी क्वेश्चंस देखने को मिले। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इन बारीक नर्व्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था?
तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1873 में, जब साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने एक कमाल की तकनीक खोजी जिसका नाम था ब्लैक रिएक्शन। ये किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि इसी तकनीक की वजह से पहली बार पूरी दुनिया नर्व टिश्यू की एकदम साफ और क्लियर फोटो देख पाई थी। तो ये भी क्लियर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कवर करी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपने ध्यान से जितना मैंने बताया, अगर उतना अच्छे से समझा होगा, आगे जो हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, टेस्ट लेते हैं। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो अभी रिसेंटली इस टॉपिक से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन एक्सेसिव प्रोडक्शन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है? तो शरीर में जब कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब कुशिंग सिंड्रोम होता है। इसमें अचानक वजन बढ़ना और स्किन का पतला होना जैसे लक्षण हमको दिखाई देते हैं। कॉर्टिसोल, बी आंसर। अगला आता है, कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान चुनिए। यहाँ पर अल्जाइमर रोग की बात हो रही है, ये ब्रेन को प्रभावित करने वाला रोग है, बिल्कुल करेक्ट। डिप्थीरिया, ये एक संक्रमण है जो कि नाक और गला को प्रभावित करता है, ये भी करेक्ट है। गोनोरिया, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी करेक्ट है। चौथा है मम्स, इसमें सिलेवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियां सूज जाती है। तो चारों बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ, जो कि ए वाले ऑप्शन में हमको दे रखा है। अगला है, हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संदेशवाहक ब्रेन केमिकल मैसेंजर जैसे कि मेलाटोनिन, डोपामिन, नार एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड जरूरी है? कौन सा एमिनो एसिड? फिनाइल एलनिन एक ऐसा जरूरी एमिनो एसिड है जो कि डोपामाइन और थायरॉक्सिन जैसे केमिकल मैसेंजर्स बनाने के लिए कच्चे माल का काम करता है। बी आंसर। कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के कार्य और डीएनए संश्लेषण मतलब डीएनए सिंथेसिस से संबंधित है? तो वो है विटामिन B12। हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आरबीसी के निर्माण और नर्व्स को जवान रखने और डीएनए बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है, विटामिन B12। नेक्स्ट आता है, 1873 में ब्लैक रिएक्शन टेक्निक से रंगे हुए तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू की पहली छवि किसने प्रकाशित की थी, जिससे तंत्रिका कोशिका नर्व सेल का पूर्ण वर्णन मिला? तो साल 1873 में वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने ब्लैक रिएक्शन तकनीक खोजी थी। इसी वजह से पहली बार नर्व टिश्यू की एकदम साफ तस्वीर देखना मुमकिन हुआ था। कैमिलो गोल्जी, सी आंसर। नवजात शिशु में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी ब्रेन एंड स्पाइन की बड़ी जन्मजात विकृतियों को रोकने वाला पोषण तत्व या फिर विटामिन कौन सा है? तो मेजर बर्थ डिफेक्ट्स की बात हो रही है कि उनको रोकने वाला पोषक तत्व विटामिन कौन सा है? तो वो है फॉलिक एसिड। नर्वस सिस्टम के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। ये शिशुओं में जन्म के समय होने वाली मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की बीमारियों को रोकता है। डी आंसर। मिर्गी एक ऐसा विकार है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मिर्गी मतलब एपिलेप्सी। सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं यानी ब्रेन सेल से संबंधित एक बीमारी है। मस्तिष्क कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है? तो सेरेबेलम, जो कि ट्री ऑफ लाइफ है, इसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, हमारे शरीर का बैलेंस और चलने फिरने का तालमेल बनाए रखता है, सेरेबेलम। नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा पेयर सही है? ऑप्शन ए देखें, डेंड्राइट्स सूचना भेजते हैं, एक्सॉन सूचना लेते हैं। ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए गलत है। ऑप्शन बी, डेंड्राइट्स सूचना लेते हैं, एक्सॉन सूचना आगे भेजता है। ये बिल्कुल सही है, यही न्यूरॉन का बेसिक और करेक्ट फंक्शन है। ऑप्शन सी, डेंड्राइट्स ऊर्जा बनाते हैं, एक्सॉन नियंत्रित करता है। ये गलत है, ऊर्जा बनाना माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, न कि डेंड्राइट्स या फिर एक्सॉन का, इसलिए सी वाला ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन डी, कोशिका शरीर संदेशवाहक हैं, सिनेप्टिक नॉब्स ऊर्जा बनाते हैं। ये भी गलत है, सिनेप्टिक नॉब्स न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ते हैं, ऊर्जा नहीं बनाते हैं। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पूरे न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर किस भाग को माना जाता है? किसे माना जाता है? सेल बॉडी को। सेल बॉडी जिसे साइटन भी कहा जाता है, पूरे न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि मुख्य जो न्यूक्लियस होता है वो यहीं पर ही पाया जाता है। तो न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर किस भाग को कहा जाता है? सेल बॉडी को। आगे बढ़ते हैं, ब्रेन को शरीर का फैटी ऑर्गन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 65 से 70% फैट होती है। हमारे ब्रेन का लगभग 65 से 70% हिस्सा फैट से बना हुआ होता है। इसी भारी मात्रा में फैट की मौजूदगी के कारण इसे शरीर का फैटी ऑर्गन कहा जाता है। बी आंसर। हिप्पोकैम्पस को ब्रेन की हार्ड डिस्क क्यों कहा जाता है?
हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा होता है जहां पर सारी यादें, मेमोरीज स्टोर रहती हैं। ये सीखने में मदद करता है, इसीलिए इसे ब्रेन की हार्ड डिस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्लेक्सिया किस ब्रेन लोब से सबसे अधिक संबंधित माना जाता है? डिस्लेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें रीडिंग, राइटिंग, शब्दों को समझने, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में डिफिकल्टी होती है। ये सभी फंक्शंस पैराइटल लोब से जुड़े माने जाते हैं, इसलिए डिस्लेक्सिया का सबसे अधिक संबंध पैराइटल लोब से माना जाता है। बी आंसर। अल्जाइमर का मुख्य कारण क्या माना जाता है? अल्जाइमर डिसीज में सबसे पहले हिप्पोकैम्पस प्रभावित होता है। यहीं से मेमोरी लॉस की शुरुआत होती है। क्योंकि हिप्पोकैम्पस का मुख्य काम लर्निंग और मेमोरी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका डैमेज होना अल्जाइमर का मुख्य कारण माना जाता है। ए आंसर। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क के किस लोब में स्थित होता है? तो हिप्पोकैम्पस मेमोरी, लर्निंग से संबंधित भाग ये टेम्पोरल लोब में स्थित होता है, इसीलिए हिप्पोकैम्पस का लोकेशन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? टेम्पोरल लोब। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहती है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस। लव हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच किस क्षेत्र में आते हैं? किस क्षेत्र में आते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। यहीं से ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन और एडीएच, वाटर बैलेंस हार्मोन रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस। बी आंसर। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस भाग की संरचना है? किस भाग की संरचना है? मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन के ऊपरी हिस्से में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह हमारे देखने और सुनने के रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। किस भाग की संरचना है? मिड ब्रेन। सिक्स सेंस से संबंधित मिड ब्रेन का कौन सा हिस्सा है? तो मिड ब्रेन के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भाग को ही हमारे सिक्स सेंस से जोड़ा जाता है। ये ऑडियो और विजुअल रिफ्लेक्स को मैनेज करने वाली मुख्य संरचना है। अगला है, सेरेबेलम को ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? तो सेरेबेलम हमारे शरीर का बैलेंस, पोस्चर और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करता है। इसी जीवन रक्षक संतुलन की वजह से इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बी आंसर। पीएनएस में कपाल तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है पीएनएस, इसमें कपाल तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स की बात हो रही है। कुल 12 जोड़े होती है। ये वो डायरेक्ट हॉटलाइन से जो सीधा ब्रेन से निकलकर चेहरे अंगों तक सिग्नल पहुंचाती हैं। तो 12। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं जो पिछले 3-4 सालों के अंदर इस टॉपिक से पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जामों में। जितना मैंने आपको बताया, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो फ्रेंड्स 100% आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं। इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप 100 आवर जीएस के कोर्स में कर सकते हैं। जिन बच्चों ने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स ले रखा है, आपको ऑप्शन कोर्स में मिल जाएगा। वहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिएगा। जितने क्वेश्चंस मैं टेस्ट में आपको देते चल रहा हूं, बस अच्छे से लगाते चलिए। जीएस सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से आप जीएस में फ्रेंड्स 70 to 80% स्कोर ऐसे ही कर लोगे, तो मेहनत करते रहिए। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।